जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आप सबके लिए जो महत्वपूर्ण शासन द्वारा निर्देशित कार्यक्रम शुरू हुआ है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, जो आप सबको प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, उस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में आप पूरी तरह से ये सीख पाएंगे कि आप किस तरह से अपना सामुदायिक जुड़ाव और सेवा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट कार्य बना सकें। साथ में ये सीख पाएंगे आप कि इंटर्नशिप यानी कि प्रशिक्षुता के क्षेत्र में जो आपको प्रोजेक्ट कार्य बनाना है वो किस तरह से बनाना है, किन बिंदुओं के आधार पर बनाना है। आप इस वीडियो को अगर पूरी तरह देखेंगे तो आपको पूरी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी अपने इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट तैयार करने में और अपने सामुदायिक जुड़ाव और सेवा का प्रोजेक्ट तैयार करने में। इन दोनों का जो प्रोजेक्ट है उसमें समानता ये है कि चाहे वो इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट हो जिसको हम बोलते हैं प्रशिक्षुता, प्रशिक्षुता का जो प्रोजेक्ट है वो, और सामुदायिक जुड़ाव और सेवा का जो प्रोजेक्ट है वो दोनों 500 शब्दों में पहली रिपोर्ट बनना है और दूसरा इसमें 2000 शब्दों में दूसरी रिपोर्ट बनना है। ठीक है, तो दूसरी रिपोर्ट इसकी जो बनना है वो 2000 शब्दों में बनना है, पहली रिपोर्ट इसकी बनना है 500 शब्दों में। ठीक है, और दूसरी रिपोर्ट बनना है इसकी 2000 शब्दों में। इन दोनों के लिए जिसने भी इंटर्नशिप यानी प्रशिक्षुता और सामुदायिक जुड़ाव और सेवा का चयन किया है, तो बच्चों उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी अगर वो इन बिंदुओं को फॉलो करेंगे, इन बिंदुओं पर चलकर वो अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं पूरी स्पष्टता से कि आपको किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, कौन कौन सी परेशानियां आपके साथ आ सकती हैं और प्रोजेक्ट कार्य आप कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको अपना जो टाइटल है वो डिसाइड करना है। इससे पहले आप अपना 6 लोगों का ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं, 5 और ये 6। आपने सबसे पहले ये देखा कि आपका जो प्रोजेक्ट कार्य है वो सामुदायिक जुड़ाव का है या प्रशिक्षुता का है। अगर आपका सामुदायिक जुड़ाव का है तो आपको अपने बैच कोड के हिसाब से, जो बैच अलग अलग टीजी के लिए दिए गए हैं, जो प्रोफेसर्स के अंडर में जो बच्चे काम कर रहे हैं, उन्हीं प्रोफेसर के अंडर के 6 बच्चे अपना एक ग्रुप बना लेंगे। वो ग्रुप 4 का भी हो सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो 6 लोगों का ग्रुप बनाएंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा। बहुत से बच्चे ये चाह रहे हैं कि वो अलग से सिंगल प्रोजेक्ट कर लें, तो उसमें उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है क्योंकि उनको अकेला बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर 6 लोग अलग अलग तरीके से अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है, तो सबके आइडियाज अलग अलग होते हैं, तो वो मिलके काम कर सकते हैं। तो आपने 6 लोगों का ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को बनाने के बाद आपने ये डिसाइड किया कि आपको किस संस्था के अंडर में या किसी एनजीओ के अंडर में, एसएससी जो संस्थाएं चल रही हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं चल रही हैं, उनके अंडर में या स्व सहायता समूह चल रहे हैं, उनके बारे में जानना और सीखना है। आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया और ये डिसाइड कर लिया कि किसके अंडर में करना है। तो मैं आज आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि किस तरह के टॉपिकों पे आप अपना प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं, किस तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं जिन पर आप अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा में अगर आप बनाना चाहते हैं तो टॉपिक लिख लीजिए, सब आपको काम आने वाले हैं और उन पर किस तरह से आपको काम करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मेरे पास मैंने लिख के रख लिए हैं किस तरह के टॉपिक हो सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर से, प्रौढ़ शिक्षा अगर किसी ने सुना हो, प्रौढ़ शिक्षा होता है कि गांव में या छोटे कस्बों में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए पढ़ने के लिए, जो अशिक्षित रह गए हैं, किसी वजह से अपने जीवन काल में नहीं पढ़ पाए हैं, तो पहले के शुरुआत में पुरानी सरकारों ने, पुराने जो अधिकारी थे, उन्होंने बुजुर्गों को पढ़ने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बनाए थे। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र सुचारू ढंग से शायद नहीं चल रहे हैं, तो आपको उनको शुरू करवाने के लिए पहल करना होगी
और आपको उसके ऊपर से लिखना होगा। आप अपने गांव में किसी भी एनजीओ के माध्यम से जब आप जुड़ जाएंगे, आपको एनजीओ के माध्यम से जुड़ना है, उसका भी मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी जो एनजीओ हो, पहले आप उससे सहमति लेंगे कि सर हम प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर से अपना प्रोजेक्ट लिखना चाहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर से सीखना चाहते हैं कि शासन की प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्या योजना थी और उस गांव में क्या प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है। तो आप सब इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आपको एक डायरी भी बनाना होगी। वो डायरी आखिर में आपको अपने महाविद्यालय में, अपने कॉलेज में जमा करानी होगी। तो आप ये देख लीजिए कि आप किस तरह से बिंदुओं का समावेश करते हैं, उसमें किस तरह से उसमें लिखते हैं। आपने प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर से अपना टॉपिक ले लिया। आपने ये देखा कि आपके गांव में, आपके कस्बे में कोई भी ऐसी केंद्र नहीं है जहां पर बुजुर्गों को शिक्षा दी जा रही हो, बुजुर्गों को पढ़ाया जा रहा हो। तो फिर आपको ऐसा लिखना है अपने थीसिस में। अपने जो संस्था के साथ काम कर रहे हैं उनकी सहमति ले लेंगे, वो आपको सहमति दे देंगे। महाविद्यालय से एक लेटर उस संस्था के नाम दिया जाएगा कि हमारे महाविद्यालय के 6 बच्चे आपके अंडर में रहकर प्रोजेक्ट कार्य करेंगे। और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक रिपोर्ट 500 शब्दों की रहेगी, दूसरी रिपोर्ट आपकी 2000 शब्दों की रहेगी। टॉपिक आपके सामने प्रौढ़ शिक्षा आ गया। प्रौढ़ शिक्षा में आपने अध्ययन किया कि क्या पहले इस तरह की जो कार्यक्रम है वो चलते रहे हैं गांव में, क्या लोगों को उसका लाभ मिला है बुजुर्गों को, और अभी नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है। तो उस प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित जो जो योजनाएं शासन द्वारा दी जाती हैं, आपको पंचायत स्तर से इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो वो आप अपने थीसिस में लिख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो 500 शब्दों की थीसिस लिखना है, आपको जो प्रोजेक्ट लिखना है, उस 500 शब्दों में जो 6 बच्चे हैं, वो 6 बच्चे अलग अलग अपना 500 शब्दों में अपनी अपनी रिपोर्ट बना लेंगे। ठीक है। और 500 शब्दों में जब अलग अलग बनाएंगे तो आप लगाइए कि 6 लोग हैं तो आपके लगभग 3000 शब्द हो रहे हैं, जबकि आपको जो दूसरी रिपोर्ट बनानी है वो 2000 शब्दों की बनानी है। तो यानी जो पहली रिपोर्ट 500 शब्दों की अलग अलग बनेगी, उसको जब आप मिक्स कर देंगे, कुछ बिंदुओं के आधार पर कुछ फेरबदल करने होंगे, कुछ बिंदुओं को आपको नया जोड़ना होगा, कुछ को ऊपर नीचे करना होगा। इस तरह से सबकी अलग अलग रिपोर्ट जब एक साथ बनेगी तो वो मेन रिपोर्ट रहेगी, वो 2000 शब्दों की रहेगी। वो भी आप महाविद्यालय में जमा करेंगे, वो आपकी मेन रिपोर्ट रहेगी। और ये आपकी प्रारंभिक रिपोर्ट रहेगी, प्री रिपोर्ट। ठीक है। तो इनका भी आपको, और जब आप 500 शब्दों की बनाएंगे और एक साथ जब उसको 2000 शब्दों में सम्मिलित करेंगे, तो वहां आपको अपना नाम लिखना होगा कि ये वाला जो लेखन कार्य है ये किसके द्वारा किया गया है, किस छात्र ने किया है। अब हम देख लेते हैं दूसरे क्या बिंदु हो सकते हैं। दूसरे बिंदु हो सकते हैं बाल मजदूरी। बाल मजदूरी के ऊपर से आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। आप अगर किसी संस्था के साथ जब मिलकर काम कर रहे हैं, तब आप बाल मजदूरी के ऊपर से जब अपना अध्ययन करना शुरू करेंगे, तो आप आपके आसपास के किसी भी क्षेत्र में ऐसे कई बच्चों को देखेंगे जिनकी उम्र कम है, जिनको स्कूल में होना चाहिए था, जिनको कॉलेज में होना चाहिए था, अपनी पढ़ाई करना चाहिए था, वो कहीं मजदूरी कर रहे हैं, किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, गलियों में काम कर रहे हैं, या वो भीख मांग रहे हैं। उनसे भीख मंगवाना भी एक तरह से मजदूरी करवाना है। कुछ ऐसे गिरोह हैं जो उनसे भीख मंगवाने का कार्य कर रहे हैं। वो पूरी भीख उनसे रख लेते हैं और उनको मजदूरी के रूप में कुछ पैसे दे देते हैं। तो इस तरह से वो बच्चे शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो उन पे से जब आप अध्ययन करोगे, देखिए शासन की जो व्यवस्था है वो इसलिए है कि आप अपने आसपास की क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करें, सीखें, जानें, फिर उस पे लिखें। उसमें अपने विचार भी आप डाल सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। उसमें कुछ आइडियाज आप डाल सकते हैं कि इनको कैसे रोका जा सकता है। ये पूरा अध्ययन है। तो मैंने दूसरा टॉपिक आपको बताया बाल मजदूरी। तीसरा मैं टॉपिक आपको बता दूं वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम के बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आपके आसपास के क्षेत्र में कोई वृद्धाश्रम है, पहली बात तो आप उस चीज का अध्ययन करें कि आपके क्षेत्र में कहीं कोई वृद्धाश्रम है क्या। इसके ऊपर से आप लिख सकते हैं क्या, अगर आप
वृद्धाश्रम के बारे में लिखना चाहते हैं तो वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वृद्धाश्रम का जो निर्माण है वो क्यों किया गया है, किस तरह के लोग वहां पर आ रहे हैं, क्या संपन्न लोग आ रहे हैं, क्या गरीब लोग आ रहे हैं, निराश्रित लोग आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं, उनकी सूची बना सकते हैं। तो मैं भी टॉपिक बता रहा हूँ, साथ में पूरे बिंदु बताऊंगा जिनके ऊपर से आपको 500 शब्दों वाली रिपोर्ट तैयार करना है, और मैं ये बिंदु भी बताऊंगा जिनके एक एक बिंदु पर आपको 2000 शब्दों की रिपोर्ट तैयार करना है बच्चों। तीसरा टॉपिक आप ले सकते हैं जल संसाधन। जल संसाधन, जो भी आपके क्षेत्र में जल संसाधन है, जिनके माध्यम से जल की पूर्ति होती है, जो जल आप उपयोग करते हैं अपनी दिनचर्या में, दैनिक चर्या में, पीने के लिए, नहाने के लिए और आपकी खेती सिंचाई वगैरह के लिए, तो किन संसाधनों के माध्यम से हो रही है, ऐसे कितने संसाधन आपके क्षेत्र में उपलब्ध हैं, उन संसाधनों में कमी आ रही है या वो संसाधन बढ़ रहे हैं, तो उनके ऊपर आप अध्ययन करेंगे। पूरा अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट छोटे छोटे पार्ट्स बना लेंगे, उन पार्ट्स का अध्ययन करेंगे। अगर किसी प्रौढ़ शिक्षा में जा रहे हैं तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जो जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, हर योजना को हर विद्यार्थी आपस में बांट लेगा, और जब वो बांट लेगा तो वो उसी योजना पे कार्य करेगा, उसी योजना के बारे में अध्ययन करेगा, सीखेगा और उसको लिखेगा। अगला टॉपिक अगर हम देखते हैं तो आप लिख सकते हैं कि आप शोध कार्य जब कर रहे हैं तो मृदा परीक्षण, जैसे इंटर्नशिप आपने लिया है या फिर आपने फील्ड प्रोजेक्ट लिया है, तो आप मृदा परीक्षण कर सकते हैं। पांचवा टॉपिक आपका हो सकता है मृदा परीक्षण। ठीक है बच्चों, मृदा परीक्षण मतलब जो मिट्टी है उसकी जांच करना कि इस मिट्टी में किस तरह की कमी है, ये मिट्टी कौन सी, मिट्टियों के अलग अलग प्रकार हैं, तो ये मिट्टी किस प्रकार की है, ये उपजाऊ क्यों नहीं है, इसको उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है। इसका जब आप मूलभूत अध्ययन करेंगे, जानेंगे, आसपास के क्षेत्र के लोगों से अध्ययन करेंगे कि इसमें फसल क्यों पैदा नहीं हो रही है, तो वो जानकारी आपको लिखना है। आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है, सीखना है और लिखने का प्रयास करना है, यही शासन की मंशा है। पेयजल, जो पीने योग्य जल है, कई क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है कि वहां पर पीने योग्य जल नहीं है, तो वहां देख सकते हैं कि यहाँ पेयजल की उपलब्धता कैसे हो, पेयजल में आवश्यक जो खनिज लवण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके लिए आप किताबों का भी अध्ययन कर सकते हैं, वहां अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को आपको अपने क्षेत्र में अप्लाई करके देखना है कि क्या जो अध्ययन आपने किया है वो आपके क्षेत्र के पेयजल से मिल रहा है, क्या वही स्थिति बन रही है जो आपने अपने किताबों में अध्ययन किया है। किताबों का जो लिखा हुआ है वो आपको उतारना नहीं है सेम टू सेम, क्योंकि इसमें सीधा निर्देश है कि 100 लिखित होना चाहिए, खुद की हस्तलिखित होना चाहिए, अपने राइटिंग में लिखना है, दूसरे से लिखवाना नहीं है। तीसरा ये भी निर्देश है कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं होना चाहिए, वो जो आप लिख रहे हो वो पहले से कहीं छपा ना हो, प्रकाशित ना हो। ठीक है, तो आप अध्ययन कर सकते हैं, फिर अपने विवेक से उस चीज को समझ सकते हैं और फिर अपने डायरी में लिख सकते हैं और फिर उसके लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगला मैं बिंदु बता दूं आपको, जैविक खेती। जैविक खेती से आप समझते हैं कि आजकल रासायनिक खादों का और बीजों का उपयोग हो रहा है, तो आप इस चीज का पहचान कर सकते हैं कि रासायनिक खादों से जो फसल उत्पन्न हो रही है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है। बच्चों, रासायनिक खादों का जैसे यूरिया वगैरह का यूज करके, उपयोग करके फसल तो पैदा कर ली जाती है, लेकिन उससे मिट्टी जो है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में धीरे धीरे कमी आ रही है, तो इस चीज का भी अध्ययन करना है। लेकिन अगर हम सिर्फ जैविक खेती की तरफ जाएं तो जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ती है और जो फसल पैदा होती है वो फसल स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और आपके शरीर में आसानी से पाचन तंत्र को आसानी से पच जाती है। साथ में आपके शरीर को जो जैविक खेती से उत्पन्न अनाज है जो आपको शक्ति प्रदान करता है, वो रासायनिक तरीके से पैदा हुई खेती में नहीं हो पाता है, वो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करने का उसमें खतरा रहता है। तो इनका अध्ययन भी आपको करना है। मेनली जो बहुत सारे लोग जिस चीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा सरल पड़ रहा है, वो है आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण।
आंगनवाड़ी केंद्र जो है, आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना, है ना, आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना एवं वहां पर संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना, वहां पर संचालित जो योजना है की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो जब आप अपने किसी संस्था के साथ में आप आंगनवाड़ी से अनुमति लेकर आएंगे कि हमें आपके साथ रहकर काम करना है, हमें आपके जो आंगनवाड़ी केंद्र है, और ऐसा नहीं है कि वो परमिशन नहीं देंगे, उनको परमिशन देना होगी क्योंकि ये शासन का लेटर है। वो महाविद्यालय आपको लेटर बना के देगा आंगनवाड़ी के अधिकारी के नाम से। एक आंगनवाड़ी में जो अधिकारी होती है वो कार्यकर्ता होती है, तो कार्यकर्ता के नाम से महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा आपको एक लेटर दिया जाएगा, वो आपको आंगनवाड़ी में देना है। एक दूसरा लेटर दिया जाएगा जिसमें आंगनवाड़ी स्वीकृत करेंगे कि हम इसके लिए आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारे केंद्र में आकर अध्ययन कर सकते हैं। वहां का निरीक्षण करना है कि वहां पर किस तरह की योजनाएं बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए संचालित हो रही हैं, उनसे टीकाकरण की योजना हो, पोषण की योजना हो, स्वच्छता के प्रति लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र किस तरह से जागरूक करने का कार्य करता है, या फिर स्वच्छता और स्वास्थ्य इन दोनों को किस तरह से समायोजित करने का कार्य आंगनबाड़ी द्वारा किया जा रहा है। तो इन सब के बारे में आपको जानना है, समझना है। ठीक है, तो ये प्रकार हो सकते हैं आपके जो टॉपिक है, वो इस तरह के टॉपिक हो सकते हैं। हम कुछ और टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे ज्यादातर छात्र जो गांव से बिलोंग करते हैं तो वो ग्राम सभा के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, है ना। ग्राम सभाएं जो होती हैं वो किस तरह से संचालित हो रही हैं, ग्राम सभाओं में किस तरह की जो प्रणाली है, ग्राम सभाओं में जो प्रणाली है उसका इम्प्लीमेंटेशन गांव में कैसे हो रहा है। ठीक है, ग्राम पंचायत का अध्ययन कर सकते हैं, ग्राम पंचायत का वो अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, कृषि से संबंधित जो फसलें पैदा हो रही हैं वो फसलें में किस तरह की लागत आ रही है, उन फसलों का उत्पादन कैसे हो रहा है, उनके ऊपर से भी छात्र लिख सकते हैं। ठीक है, स्व सहायता समूह, जो स्व सहायता समूह है उनके सामने क्या सब चुनौतियां हैं। आप जब अध्ययन करेंगे, आप किसी से पूछेंगे, जानकारी लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में आसपास कई सारे स्व सहायता समूह चल रहे हैं। वो स्व सहायता समूह सरकार के अनुदान से कुछ लाभ लेते हैं, फिर वो अपना उत्पादन करते हैं, कुछ अपना जो उनके पास कौशल होता है तो उनके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो इनके बारे में भी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। स्थानीय कामगारों, मैं बार बार बताता हूं कि आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं, स्थानीय कामगार हैं जिनके पास कुछ हुनर है जो वो सीखते हैं और उनको वो कुछ बनाने का काम करते हैं। जैसे वो लकड़ी के संसाधन, लकड़ी के कुछ चीजें बनाने का काम करते हैं, वो पत्थर की चीजें बनाने का काम करते हैं, है ना, वो लोहे के औजार बनाने का काम करते हैं। तो उनका आप अध्ययन कर सकते हैं कि वो कब से ये काम कर रहे हैं, उस कामों में उनको लागत कहाँ से आती है, कच्चा माल वो कहाँ से लाते हैं, इन सब चीजों का वो अध्ययन करते हैं, इन सब चीजों के बारे में वो जानते हैं, समझते हैं। अब मैं आपको जो शासन द्वारा 500 शब्दों की रिपोर्ट और 2000 शब्दों की रिपोर्ट का पूरा एक प्रपत्र दिया गया है, किन बिंदुओं के आधार पर वो रिपोर्ट बनानी है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या सामुदायिक जुड़ाव और सेवा कर रहे हैं, तो आपको इन बिंदुओं के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनानी है। पहली रिपोर्ट जो 500 शब्दों की है, उसमें सबसे ऊपर आप लिखेंगे सेवा कार्य का क्षेत्र। सबसे ऊपर आपने लिख लिया सेवा कार्य का क्षेत्र, पहला बिंदु हो गया सेवा कार्य का
क्षेत्र। बच्चों इस जगह पर आपको सेवा कार्य के क्षेत्र में यह नहीं लिखना है कि आप इस स्थान पे कर रहे हैं, वहां स्थान के लिए अलग है। यहाँ पर आपको वो विषय लिखना है जिस विषय के ऊपर से आप कर रहे हैं। तो सेवा कार्य का क्षेत्र आपने लिखा प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। अगर आप प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर कर रहे हैं तो प्रौढ़ शिक्षा लिखेंगे, या फिर जो भी आप कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सिर्फ प्रौढ़ शिक्षा लिखने से काम होगा, नहीं, उसके अलावा आपको प्रौढ़ शिक्षा के बारे में अध्ययन करके प्रारंभिक परिचय देना है। फिर आपको प्रौढ़ शिक्षा के बारे में लिखना है कि प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, ये किसे कहते हैं। पूरा आपने जब जानोगे समझोगे या आंगनवाड़ी केंद्रों की योजनाओं के बारे में जानोगे तो यहाँ पूरा परिचय लिखोगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको लिखना है कार्य का विवरण। अब ये प्रौढ़ शिक्षा जो केंद्र हैं उनके कार्य क्या हैं, कार्य का विवरण लिखना है आपको। किस तरह के कार्य करते हैं, उनके लिए कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं कार्य करने के लिए, ये आप लिख सकते हैं। उसमें आप उनको जो सिखाने के लिए जो ट्रेनर हैं उनसे आप मिलके सीख सकते हैं कि उनको सिखाने के लिए किस तरह की पद्धति का उपयोग किया जा रहा है, किस तरह की स्किल्स का उपयोग किया जा रहा है, क्या उनको प्राइवेट कार्य करवाए जाते हैं जिनसे वो सीख सके। अब संबंधित कार्यस्थल, यहाँ पर जो आपको तीसरा बिंदु है, ठीक है, पहला कार्य का विवरण हो गया, दूसरा, अब तीसरा आ गया पर आपको कार्यस्थल। जिस जगह पर आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य का स्थल यहाँ पर लिखना है तीसरे पॉइंट में आपको, ठीक है। कार्यस्थल आप लिखेंगे तो आपको उस जगह पर उस प्रक्रिया का वर्णन भी देना है साथ में कि आपने जिस संस्था के साथ आप काम कर रहे हैं संस्था का नाम लिखना है यहाँ पर, वो संस्था कहाँ पर है, किस गांव में है, किस क्षेत्र में है, ठीक है, वो लिखना है। साथ में आपको लिखना है प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के तहत काम कर रही है वो, उसकी प्रक्रिया कैसी है काम करने की। फिर लिखना है योजना, उसमें कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें आपको लिखना है। अब जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वहां लिखेंगे आप उसका उद्देश्य, कि उस योजना का उद्देश्य क्या है, आप क्यों बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। उद्देश्य में आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं और जिन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको लाभ मिले, कैसे उनको लाभ मिले, इस दृष्टि से आप इस उद्देश्य को लेके आप कार्य कर रहे हैं तो ये लिखेंगे, ठीक है। प्रासंगिकता, आप जो प्रयोग कर रहे हैं उसकी क्या प्रासंगिकता है, ठीक है। प्रासंगिकता इसमें लिखना है आपको कि उसकी क्या प्रासंगिक है, ये करने से किसको क्या लाभ मिल जाएगा। तो ये जो 4 बिंदु मुख्य रूप से हैं, पहला सेवा कार्य का क्षेत्र, दूसरा कार्यस्थल का विवरण, ठीक है, तीसरा है कार्यस्थल, ठीक है, कार्य का विवरण, दूसरा है कार्य का विवरण, तीसरा है कार्यस्थल, ठीक है, किस संस्था के तहत काम कर रहे हैं, जिस संस्था के तहत काम कर रहे हैं उसका नाम, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसमें क्या क्या योजना है। फिर इन अब ये आपने 500 शब्दों में लिख लिया मोटा मोटा, मतलब इसमें आपको पूरी चीजें भरपूर नहीं लिखना, इसमें आपको सिर्फ योजनाएं लिखना है, योजनाओं के नाम लिखना है, प्रक्रिया लिखना है, छोटे मोटे आपने प्रक्रिया लिख ली। फिर आपने उद्देश्य लिख लिया, तो उद्देश्य में भी आपको मोटा मोटा उद्देश्य लिखना है। मोटा मोटा से मतलब है कि एकदम पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, संक्षिप्त लिखना है, ठीक है। इस तरह से जब 4 बिंदुओं के आधार पर आप कार्य करेंगे तो आपकी 500 शब्दों वाली रिपोर्ट पूरी हो जाएगी, जो कि सबकी अलग अलग बनेगी। अब आपको लिखना है 200 शब्दों की रिपोर्ट। तो बच्चों जब 2000 शब्दों की रिपोर्ट आपको एक बनाना है, जिससे आपको समूह में करना है, जो आपको पूरा हम बता देते हैं 2000 शब्दों की रिपोर्ट। देखिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस तरह की जानकारी सिर्फ हमारे यहाँ से प्राप्त होती रहेगी और आपको जो जानकारी मिलेगी वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और वीडियो को पूरा देखते रहें ताकि आपको बाद में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। 2000 शब्दों की रिपोर्ट जो बनना है बच्चों, उसमें आपको क्या करना है, जो आपने 500 शब्दों की रिपोर्ट बनाई है
उसको बढ़ा देना है। उसमें कुछ बिंदु है, उन बिंदुओं के आधार पर आपको 2000 शब्दों की रिपोर्ट बनाना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कार्य शीर्षक एवं क्षेत्र। पहला बिंदु रहेगा कार्य का शीर्षक। शीर्षक मतलब जो आपने विषय डिसाइड किया है वो आपका शीर्षक रहेगा। ठीक है, जैसे अगर आपने प्रौढ़ शिक्षा, आंगनवाड़ी, पेयजल, जल मृदा, वृद्धाश्रम, इनमें से जो भी टॉपिक डिसाइड किया है वो उसका शीर्षक रहेगा, और किस क्षेत्र में आप कर रहे हैं वो आपका पहला बिंदु रहेगा। तो इसमें आप उस कार्य क्षेत्र का सिर्फ नाम लिखेंगे बस। दूसरा, विद्यार्थी का मौलिकता का घोषणा पत्र। ये आपने शीर्षक लिखा पहले पेज पे। दूसरा जो पेज एक निकलेगा, प्रिंट आउट निकलेगा बच्चों। क्या निकलेगा? प्रिंट आउट निकलेगा, जो महाविद्यालय द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। तो छात्र की मौलिकता का प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र जो रहेगा बच्चों, उसमें लिखा रहेगा कि जो काम आप कर रहे हो वो आपका खुद का है। मैं पढ़ के सुना देता हूं, आप सब ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये आप ही के काम की चीज है, और आपको ये जब सुन के आपको बहुत ज्यादा काम आ जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी ये सब समझने में, जानने में। ठीक है, तो मौलिकता का प्रमाण पत्र बच्चों आप सबका लगेगा, और जब आप मौलिकता का प्रमाण पत्र लगाएंगे तभी आपकी थीसिस मानी जाएगी। देखिए, इसमें संस्था का लोगो है, मौलिकता का प्रमाण पत्र एक घोषणा पत्र जैसा है। अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं, ये विद्यार्थी समूह की मौलिकता का प्रमाण पत्र है। उसमें लिखा हुआ है कि जो कार्य आपने कर रहे हैं, चाहे वो सामुदायिक जुड़ाव हो, परियोजना हो, शिक्षिता हो, प्रशिक्षिता हो, उसमें जो प्रकाशित है, मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, जो आपने लिखा है वो कहीं भी से उठाया नहीं है, कहीं से कॉपी करके नहीं लिखा है, उसका आपको प्रमाण पत्र देना है। ठीक है, तो ऐसा पेज आपको महाविद्यालय से प्रदान किया जाएगा, जिसको आपको अपनी 2000 शब्दों की रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर लगाना है। तीसरा आता है संस्था या कार्यालय द्वारा कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र। ठीक है, संस्था द्वारा, जिस संस्था के साथ मिलके आप काम कर रहे हैं, संस्था या कार्यालय द्वारा कार्य की पूर्णता का प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र जिस संस्था के साथ मिलके आपने कार्य किया है वो आपको आपके कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र देगी कि आपका काम पूरा हो चुका है। उसमें आपको नंबरों का भी सिस्टम दिया गया है कि वो संस्था आपको नंबर भी प्रदान करेगी। चौथा है संस्था या कार्यालय का प्रतिपुष्टि प्रपत्र, फीडबैक फॉर्म, जिसमें वो आपके बारे में जानकारी देगी कि आपने किस तरह से वहां उपस्थित रहे, आपकी उपस्थिति पूरी रही है क्या आपने जो कार्य दिया गया है वो समय सीमा में और पूरी निष्पक्षता से किया है क्या। तो इसका फीडबैक फॉर्म उनको उपलब्ध कराया जाएगा छात्रों के माध्यम से, तो वो फीडबैक फॉर्म भर के वो देंगे। तो आपका क्या हो गया? चौथा, संस्था या कार्यालय का प्रतिपुष्टि पत्र, संस्था या कार्यालय का प्रतिपुष्टि पत्र, प्रतिपुष्टि पत्र। ये 4 बिंदु हो गए हैं आपके। पांचवा है आभार पत्र। आभार पत्र भी आपको एक पेज दिया जाएगा जो उसमें लगाना है आपको साथ में, वो भी महाविद्यालय प्रदान करेगा। वो पेज जो आपकी थीसिस बन रही है ना सभी लोगों की 2000 शब्दों की मिक्स, तो उसमें ये पेज लगेंगे। यहाँ पहले आप अपना शीर्षक अपने हाथ से लिख लेंगे। दूसरा, मौलिकता का प्रमाण पत्र एक प्रोफार्मा रहेगा, उसको भर के आपको देना है, जिसमें सभी छात्रों के नाम आ जाएंगे, सभी की कक्षा आ जाएगी, किस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं वो आ जाएंगे। तीसरा, आपको एक प्रपत्र दिया जाएगा जिसमें वो संस्था आपको लिख के देगी कि आपका कार्य पूरा हो गया है। चौथा, वो संस्था आपको एक फीडबैक फॉर्म भी देगी साथ में, वो भी आपको लगाना है। पांचवे पे आभार पत्र लगाना है। छठे पे वचन पत्र लगाना है। ठीक है, वो भी प्रोफार्मा के रूप में रहेगा। और फिर आपको लगाना है अणु। इसके बाद में बच्चों आपको लगाना है अनुक्रमणिका। ठीक है, छठे नंबर पे क्या लगेगा? अनुक्रमणिका।
नहीं, 7वें पे लगेगा आमंत्रण पत्र। 7वें पे लगेगा आपका आमंत्रण पत्र लगेगा 7वें पे, वो भी आपको प्रोफार्मा दिया जाएगा। और 8वें पे लगेगी बच्चों अनुक्रमणिका। 8वें नंबर पर अनुक्रमिका का एक प्रोफार्मा आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। जो आप 2000 शब्दों की रिपोर्ट लिख रहे हैं, वो कम से कम 3 अध्याय रहेंगे। उसमें हर अध्याय में अलग अलग जानकारी रहेगी, जैसे कार्यालय की जानकारी, उस कार्यालय में जितने सदस्य काम कर रहे हैं उनकी संख्या रहेगी। अगर आंगनबाड़ी केंद्रों में जा रहे हैं तो आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा जो योजना आयोजित की हो रही है, उन योजनाओं से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, कितने लोग उससे लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, क्या क्या लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, उन सब की संख्या भी लिखना है, उन कार्य का विवरण भी लिखना है। ठीक है। तो अनुक्रमणिका में आप पहला अध्याय जो है वो किस पेज पर है, हर जो आप थीसिस बनाएंगे उस पे हर पेज पे आपको पेज नंबर भी डालना है। तो जिस तरह से आप जो किताब का पहला पेज खोलते हैं ना, तो पहला अध्याय आप देखते हैं किस नंबर पेज पर है, उस अध्याय का नाम भी लिखा रहता है उस अध्याय का नाम भी लिखा रहता है, तो वो उस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अब आपको लिखना है संस्था या कार्य क्षेत्र का विवरण। जो आपने 500 शब्दों की रिपोर्ट बनाई थी, जो मैंने बताया था कि उसमें पहला पॉइंट क्या लिखना है, तो अब यहां से शुरू होगा आपका कार्य क्षेत्र का विवरण। ठीक है। क्या आ जाएगा? संस्था या कार्य क्षेत्र का विवरण। संस्था मतलब जिन संस्था में आप जहाँ काम कर रहे हैं, या कार्य क्षेत्र का विवरण। ठीक है। कार्य क्षेत्र का विवरण हो गया बच्चों। फिर 10वें नंबर पर ये कार्य क्षेत्र का विवरण छोटा मोटा विवरण नहीं होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो आप लिख सकते हैं उसका विवरण दे सकते हैं, वो लिखना है। ठीक है। उद्देश्य एवं पृष्ठभूमि, जिस कार्य क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, है ना, जिस विषय को लेकर आप कार्य कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। उद्देश्य और पृष्ठभूमि। देखिए प्यारे बच्चों, जब आप पृष्ठभूमि लिखते हैं तो पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि उसके पीछे की कोई कहानी, ये कैसे शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, इस योजना को पहले इसी योजना के नाम से जाना जाता था क्या, या कोई दूसरी योजना थी, उसके बाद में ये दूसरी योजना बन गई। तो ये सब आपको उसमें लिखना है। अगला है 11वें नंबर का पॉइंट, कार्य प्रविधि या प्रक्रिया विवरण एवं प्रासंगिकता। 11वें नंबर पर आपको लिखना है कार्य प्रविधि। ठीक है। और इसकी प्रासंगिकता। आपको कार्य विवरण और प्रासंगिकता लिखना है कि उस काम को जो आप कर रहे हैं उसकी क्या प्रासंगिकता है, उससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा, आपके जो अध्ययन है, आपकी जो थीसिस है। अगला पॉइंट, लक्षित प्रतिफल। आपका जो लक्ष्य क्या था ये लिखने का। 12वें नंबर का पॉइंट आपका रहेगा लक्षित प्रतिफल। ठीक है। लक्षित प्रतिफल मतलब आपका क्या उद्देश्य था ये काम करने का, किस उद्देश्य को लेके, किस लक्ष्य को लेके आप काम कर रहे थे। प्राप्त प्रतिफल, जब लक्ष्य आपने बनाया था तो उसका जो प्राप्त प्रतिफल हुआ, मतलब क्या प्राप्त हुआ उससे, आपको जो लक्ष्य था वो प्राप्त हुआ क्या, ये आपको इसमें सम्मिलित करना है प्राप्त प्रतिफल में। अगला है ज्ञान एवं क्षमता में अभिवृद्धि। तो ये सब काम करने से आपके ज्ञान में और आपकी क्षमता में अभिवृद्धि हुई है क्या। ठीक है। ये आपको लिखना है उसमें। ये आपका होगा 14वें नंबर का पॉइंट, ज्ञान एवं क्षमता में अभिवृद्धि। ठीक है। 15वें नंबर का पॉइंट आपका होगा निष्कर्ष एवं सारांश।
सबसे लास्ट में क्या निकलता है, निष्कर्ष और सारांश। ये निष्कर्ष भी लिखना है आपको और उस पूरी थीसिस का आपको सारांश लिखना है बच्चों। और लास्ट का जो पॉइंट है उसमें आपको लिखना है कि अगर आपने किसी किताब का अध्ययन किया है, किसी पेपरों का अध्ययन किया है ना, किसी लिपि का अध्ययन किया है, तो वहां से आपको अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष की उपयोगिता लिखना है। आपने लिखना है जो आपने अध्ययन किया है, अध्ययन से प्राप्त जो निष्कर्ष है उसकी उपयोगिता क्या है, निष्कर्ष की उपयोगिता। उस तरह से 16 बिंदुओं के आधार पर आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा और साथ में आपको इंटर्नशिप की पूरी करना है। मैंने बहुत सारे विषय आपको बताए हैं, बहुत सारे मैंने बिंदु बताए हैं जिनके आधार पर आपको लिखना है। तो इन सब का आपको देख रेख करके, इन सब का समावेश करके अपनी थीसिस में, अपने प्रोजेक्ट कार्य में ये लिखना है। ठीक है, तो आप इस तरह के वीडियोस देखते रहेंगे जो आपकी जरूरत के हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जय हिंद। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मैं फिर से कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके काम की चीज है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से या फिर इंटर्न माध्यम से, अगर मैं लिंक कहीं प्रोवाइड करता हूँ आपको मिलती है, तो आपको ये जानकारी मिल जाती है। लेकिन जब मैं कई बार लिंक नहीं भेजता हूं तो वो जानकारी आपको नहीं मिल पाती है और उससे आप वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी समय पर मिल सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।